मारा टूटा फूटा गामड़ारी मूड़ी मूड़ी गलियां ने गलियां में टाबरारी छोटी छोटी टोलियां। कदी गुल्ली डंडा खेले कदी भमरा घुमावे कदी अंटियां ने फोड़ फोड़ झूमने बतावे कि कबड्डी पकड़ा बाटी ने खेले छुपा छुपी कदी चांदड़िया पे चढ़ चढ़ पतंगा उड़ावे कि चौतरिया पे फद के ने नाचे सुबह शाम है यो फूंदी रे फटाका जैसो गाम मारो गाम है। घर में खूंटा सुबंधी गाय रंभावे नवी बेटारी बहू आने रज को खिलावे कि खींच खींच पल्लू टाबर रोटी साग मांगे और गोधूली वेला में माता दीपक जलावे। कुमाजे ठामड़ा ने पूरा करे सब काम है यो आंगनारी पीपली रो गाम मारो गाम है। खिड़की सुधूप रो टुकड़ो जो आवे है भोड़ो भाड़ो राम वणे पकड़वा जावे है। हाथ में नी आवे मुट्ठी खाली रही जावे तो जाने सारो दुखड़ो प्यारी माँ ने सुनावे है कि मारा टूटा फूटा गामड़ारी मूड़ी मूड़ी गलियां ने गलियां में टाबरारी छोटी छोटी टोलियां। ये है राजस्थान के आदिवासी बच्चों की दुनिया। आदिवासी यानी इस देश के मूल निवासी। (1991) की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 4,40,00,000 आंकी गई थी। इनमें 12.29% आबादी अनुसूचित जाति की थी और 12.44% अनुसूचित जनजाति के लोग थे। इस प्रांत में मुख्य रूप से आदिवासी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर में बसे हैं। बच्चे समाज का भविष्य हैं। एक ऐसा अंकुर है जो कल विशाल पेड़ बनेंगे। भविष्य की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। आदिवासी समाज एक उपेक्षित समाज है। इनके बच्चों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक चिंताजनक है। इसलिए इनके वर्तमान के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये देखना आवश्यक है कि इन आदिवासी बच्चों की स्थिति आज कैसी है, क्या है जो इन्हें मिलना चाहिए, क्या है जो इनके विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि कल का समाज इन्हीं का समाज होगा। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मैं नेता बनना चाहता हूँ। टीचर बनना चाहती हूँ। क्या इन बच्चों के सपने पूरे होंगे? क्या ये बच्चे आदिवासी समाज के विकास में कुछ सार्थक योगदान दे पाएंगे? बचपन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इन आदिवासी बच्चों का बचपन तो जैसे कहीं खो गया है। इन्हें वो सब कुछ नहीं मिल रहा जिस पर हर बच्चे का अधिकार है। जन्म लेते ही या मां की कोख से ही इनकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। शिक्षा और जानकारी के अभाव में मां अपने खान-पान और दवाओं के प्रति लापरवाही बरतती है, जिसका दुष्परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता है। एक आदिवासी महिला दिन भर काम करती है, न केवल अपने घर पर काम करती है, घर से बाहर वो मजदूरी करने भी जाती है। तो उसकी जो उस काम की एवज में जो खाद्यान्न की आवश्यकता है वो परिवार पूरा नहीं कर पाता है। और ऐसी स्थिति में उसके गर्भ में पलने वाले जो शिशु है उसके जो आवश्यक जो पोषाहार है उसको वो प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। है कि कमजोरी तो वो नर्स भाई गोली देके जाती है कि यहाँ पर है? नर्स भाई वो गोली देती है ना आयरन की, जाए भी कभी कभी देखा जाए। आपको मिला वो गोली? मिली। मिली? आपने खाई गोली?
खाई मैं कितने दिन तक खाई आपने गोली? 1 महीना की दे। 1 महीने की थी, उसके बाद दोबारा गई नहीं आप? जाना चाहिए ना आपको लेने। खासकर जो इन बच्चों के साथ जो दिक्कतें होती हैं वो इसलिए भी होती हैं क्योंकि एक आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी गरीब परिवारों में होते हैं और गरीबी के साथ साथ दिक्कत ये होती है कि इन बच्चों के जो माता पिता हैं वो काम के लिए अधिकतर दिन भर घर से बाहर रहते हैं और या दूर भी चले जाते हैं। तो ये बच्चे जो हैं इनको इनके बड़े भाई बहनों के सहारे पे छोड़ दिया जाता है और उनकी जिम्मेदारी होती है इन बच्चों की ओर ध्यान देने की। तो वो खुद ही इतने सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने छोटे भाई बहनों का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाते। तो इनकी स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति जो होती है वो बहुत ही ख़राब स्थिति होती है। अधिकतर बच्चे जो हैं वो कुपोषित होते हैं, दस्त आम है, इन बच्चों में खून की कमी है, एनीमिया जो है वो भी बहुत अधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ जो उनकी सांस से जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेकर कहते हैं उससे संबंधित समस्याएं, बीमारियां बहुत होती हैं। कान की, आँखों की, स्किन्स की, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो इन बच्चों में अधिक पाई जाती हैं। और इन बच्चों का जो वज़न अगर हम देखते हैं या उनकी जो हाइट देखते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही कम होता है। मतलब अब उम्र के हिसाब से उनकी हाइट भी कम होती है और उम्र के हिसाब से उनका वज़न भी जो है वो काफ़ी कम होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 के अनुसार राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में 43% बच्चों का वजन सामान्य से कम पाया गया। यूनिसेफ के सर्वेक्षण 2000 में यह तथ्य निकलकर आया कि उदयपुर के गांव नाड़ा का खेड़ा और श्यामपुर में 18% बच्चे सूखे की बीमारी से ग्रस्त हैं। कस्बों में बनाए गए अस्पतालों की दशा अत्यंत दयनीय है। न वहां पूरी मेडिकल सुविधाएं हैं और न सफाई की व्यवस्था। चारों तरफ फैली गंदगी ने स्थिति को और अधिक असहनीय बना दिया है। अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ये गरीब आदिवासी महिलाएं घर पर ही प्रसव कराने के लिए मजबूर हो जाती हैं। नहीं जाओ अस्पताल में, गांव के लोग कौन करेगा। घर और गांव की गंदगी और अव्यवस्था के इस वातावरण में जन्मा बच्चा अपने आप को अनेक समस्याओं के बीच घिरा पाता है। इन बच्चों को यह पता नहीं है कि गंदगी उनके जीवन में कैसा जहर घोलती है। बीमारी की जड़ यानी गंदगी इनका पीछा कहीं नहीं छोड़ती। यही कारण है कि राजस्थान के आदिवासियों में शिशु मृत्यु दर 10.5% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी को रोकने का जो स्टेप्स है वो एंटीनेटल चेकअप से ही शुरुआत हो जाती है। जब महिला गर्भवती होती है तभी से हमें उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो उसको एक तो इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण किया जाता है ताकि उसको माता को और नवजात शिशु को टिटनस की बीमारी नहीं हो। तो ये भी एक कारण है इन्फेंट मोर्टेलिटी का, तो उसको तो हम टीकाकरण से रोक देते हैं। उसके बाद माता को आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है ताकि माँ को और बच्चे को खून की कमी नहीं हो। सरकार ये भरसक प्रयास कर रही है कि शिशु मृत्यु दर कम हो तथा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे स्वयंभू डॉक्टरों की कमी नहीं है जिनके पास ना तो पर्याप्त ज्ञान है और ना अनुभव। आप ये मेडिकल प्रैक्टिस कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं 1.5 साल से। ये जो आप मरीजों का इलाज कर रहे हैं इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली है? मैं बेसिक प्रैक्टिस करी है किसी डॉक्टर से। क्या आपने डॉक्टरी शिक्षा ली है? नहीं। आप जो ये दवाइयाँ देते हैं क्या उनके बारे में आपको जानकारी है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही। बच्चे किसी भी समाज की धरोहर हैं। बच्चे स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा। लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर आदिवासी बच्चों के कंधों पर खेती किसानी का बोझ उनके विकास को और अधिक बाधित करता है। अधिक काम के कारण कमजोरी बढ़ती चली जाती है और फिर बीमारियां आ दबोचती हैं। बीमारी में संतुलित आहार का न मिलना
और अधिक कठिनाइयां पैदा करता है। सब्जी के साथ रोटी या चावल खाना इनके लिए केवल एक सपना है। किसी उत्सव आदि में नमकीन दलिया और दाल इनके लिए 56 भोज से कम नहीं। ये कैसा बचपन है जहां बचपन जैसा कुछ नहीं है। माता पिता का प्रेम हर बच्चे का अधिकार है। सुरक्षा और प्यार की छाया में ही ये पौधे बढ़ पाते हैं। लेकिन आदिवासी बच्चों के जीवन में प्यार और सुरक्षा के क्षण बहुत कम समय के लिए आते हैं। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, वैसे ही उसके सिर पर बोझ आ जाता है। अपना अच्छा बुरा समझने से पहले ही पैसा कमाने की जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पर आ जाती है। अपने पैरों पर खड़ा होने से पूर्व ही इन्हें मजदूरी की आग में जलना पड़ता है। बचपन में कड़ी शारीरिक मेहनत इनके शरीर और मन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इनका विकास रुक जाता है। समय से पहले ही इनके चेहरे पर प्रौढ़ता की छाप लग जाती है। ये बच्चे घर या खेत के काम में परिवार का हाथ बटाते हैं। जब इनके खेलने कूदने के दिन होते हैं तो ये कड़ी धूप में काम करते हैं। कभी कभी तो माँ बाप द्वारा लिए गए कर्ज के बदले ये बच्चे मजदूरी के शिकंजे में फंस जाते हैं और ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में कुल साक्षरता 52.2% है। भारत के कुल आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता की दर 29.6% है। राजस्थान में कुल साक्षरता का प्रतिशत 38.55 है, जबकि यहां आदिवासियों में साक्षरता की दर केवल 19.44% है। इन आदिवासियों में पुरुषों की साक्षरता दर 33.29% है, जबकि महिलाओं में साक्षरता दर बहुत निराशाजनक यानी 4.42% है। इन आंकड़ों के अनुसार ये स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के प्रति भेदभाव भी दिखाई पड़ता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए शिक्षा को आवश्यक नहीं माना जाता। मेरा भाई मजदूरी नहीं करता, वो घर में रह के पढ़ता है। मैं मजदूरी करती हूँ। मेरे माता पिता मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं। इनमें से जो मतलब छोटे बच्चे तो पढ़ नहीं पाते और इनमें से जो बड़े बच्चे हैं 13-14 साल तक के, 12 से 14 तक के बच्चे तो मजदूरी पे अभी भी जाते हैं। अवकाश रहता है उस दिन तो मतलब मजदूरी पे जाते हैं बच्चे। मजदूरी पर जाने की मजबूरी और दूसरे कई कारण ऐसे हैं जो बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालते हैं। ये जो लड़का है मुकेश है, और ये पहले तो इसका एडमिशन हो गया था स्कूल में। इसके बाद इसकी मम्मी की दूसरे के साथ भाग गई, नाते चली गई, बैठ गई। तो इसके पापा इस गांव को छोड़ के अन्य गांव में मजदूरी करने चले गए, हाली लग गई। ये भी छोटे छोटे थे तो वो भी उनके साथ चले गए। उसके बाद जब वहाँ से ये आया तो ये उस समय दूसरे में पढ़ता था। उसके बाद जब और बच्चे जो बड़े हो गए और ये तो बड़ा था और जो छोटे लड़के थे तो वो दूसरे में पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे तो ये स्कूल में जाके अपने आप को ऐसा महसूस करता था जैसे कि मैं बड़ा हूँ और इनके बीच में मैं कैसे पढूं। फिर ये आने नहीं लगा और बस ये ड्रॉप आउट हो गया। और कभी मतलब कंटिन्यू स्कूल नहीं आता था और बीच बीच में आया, 2-3 दिन नहीं आया। जो
और इस तरह से मैं भी इससे कई बार मिला हूँ कि भाई तू आ स्कूल में, अब ये भाग जाता था मेरे को देखते। ऐसी स्थिति है इसके साथ। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में सन 1996-97 के बीच कक्षा 1 से 5 तक 56.6% बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया। राजस्थान के आदिवासी बच्चों में ये अवरोधन और भी अधिक यानी 65.61% पाया गया। वर्तमान में ये भी अपने पिता की तरह एक बंधुआ मजदूर के रूप में ये भैंस चराने का काम कर रहा, और इसको सालाना 7,000 रुपये देते हैं, और जो कि 30 रुपये के हिसाब से पर डे का पड़ता है, इनका कहना है। और यदि एक दिन ये लोग नागा देते किसी कारणवश, शारीरिक बीमारी या अन्य कोई कारण से, तो इनका उस नागे के दिन में 50 रुपये पर डे के हिसाब से काटा जाता है। रोजगार की तलाश में जब ये गांव से निकलते हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं भट्टों में। अपनी जड़ों से उखड़े ये लड़के भट्टों में मजदूरी करने लगते हैं। भट्टों में मजदूरी करना इनके लिए एक तरह से मजबूरी का सौदा होता है, क्योंकि आसपास रोजगार का और कोई साधन नहीं होता, इसलिए बहुत नीची दरों पर वे भट्टों में लग जाते हैं। वहां इन्हें पैसा तो मिलता है, लेकिन आगे जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरों के लिए घर बनाने की कोशिश में लगे इन बच्चों को कभी घर नहीं मिल पाता। यहाँ बाल मजदूरी की प्रथा है, प्रचलित में है, और उसका कारण ये है कि बाल मजदूर जो है वो काम बड़े आदमी से ज़्यादा करता है। हमने कई माइनिंग ओनर से, कई जहाँ दुकानों पे ये काम करते हैं वहाँ भी पूछा हमने कि बच्चा काम के मामले में चोर नहीं होता है। बच्चा बहुत लगन से काम करता है, खूब मेहनत करता है, और उसका जो पैसा देना पड़ता है वो बहुत नी के बराबर देना पड़ता है। बहुत 10 रुपया 5 रुपया उसका अगर दिन का हिसाब निकला जाए 5-10 रुपया उसको देते हैं, और इतने सस्ते मजदूर और मिल नहीं सकते हैं, इसलिए ये प्रथा बरकरार है। पैसा कच्ची उम्र में बच्चों को मेहनत मजदूरी पर लगाकर माँ बाप को कुछ पैसा तो अवश्य मिल जाता है, लेकिन बच्चों के लिए भविष्य के रास्ते बंद हो जाते हैं। आदिवासी बच्चों के जीवन का एक पक्ष है शहर या कस्बे के बाजार। गांव, घर और स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होकर बच्चे इन बाजारों में आ जाते हैं। कभी ना खत्म होने वाला काम दीमक की तरह इन्हें चाटता रहता है। ये गांव घर से दूर काम की चक्की के पाट बन जाते हैं। ना तो इन्हें अपनी मेहनत के पैसे मिलते हैं, ना सम्मान। शहर के बाजारों में शुरू किया गया जीवन इन्हें कहीं नहीं पहुंचाता। ये वापस लौटकर गांव जा नहीं पाते और शहर में घर बना नहीं पाते। इनका पूरा जीवन फुटपाथ की भेंट चढ़ जाता है, दुकानों और बाजारों में भटकते बीत जाता है। अपने माँ बाप की तरह ये बच्चे भी अपने भविष्य से बेखबर होते हैं। ये नहीं जानते कि इन्हें क्या करना चाहिए। इनके जीवन की बड़ी समस्या ये है कि इनका बाहर की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं बन पाया है। इनका दृष्टिकोण अपने अनुभवों और जानकारियों के अनुसार बहुत व्यापक नहीं है। तो स्कूल जाते का? क्यों नहीं जाते? दूर है। कहाँ दूर है? स्कूल कितने दूर है? जैसे और खेल बाड़ में। अच्छा, तो ये नहीं जाते? कोई नहीं यहाँ के तुम्हारे गांव में से स्कूल? यहाँ क्या करते हो तुम? खेलता। खेलते हैं का? कौन के सिंह खेलते? मोड़ा मड़ी के सिंह। ते माई बाप कहाँ रहते? तालाब में। तालाब में। तेरे को स्कूल जाना है क्या? तुम्हारे गांव में स्कूल खुल जाए तो पढ़ लेगो? पढ़ेगो? कितने तक पढ़ेगो? 5 मिनट तक। योग्यता के आधार के ऊपर और उसकी फिजिकल जो एक एबिलिटी है उसके आधार के ऊपर, उसकी एक मेंटल जो एक IQ होना चाहिए उसके आधार के ऊपर बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है।
बच्चे के वहाँ ज़िंदगी में जुड़े हुए प्रश्न जो हैं उनकी तरह फुर्सत नहीं है लोगों को। इस बात की फुर्सत नहीं है कि स्वयं ही इतनी ज़्यादा बिल्कुल जो है दुखी हैं, शरीर से भी दुखी हैं और आर्थिक व्यवस्था से दुखी हैं, तो बच्चों की तरफ ध्यान देना उनका बड़ा मुश्किल रहता है। और फिर वे समझते हैं बच्चा जैसे अधिक से अधिक जल्दी काम करने योग्य बन जाए वो उसकी ट्रेनिंग देते हैं। अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो कि 8वीं पास नहीं किए, 8वीं साहब मैं फेल हूँ 8वीं। अभी 8वीं फेल कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है। 8वीं फेल क्या होता है? तो क्या है मैं 8वीं नहीं पढ़ा हूँ, 5वीं क्लास ही पढ़ा हूँ, ये क्या 8वीं फेल हूँ 10वीं फेल हूँ साहब। तो ये फेल होकर कहना अपने आप में उनके साथ जिंदगी से जुड़ा एक अजीब तथ्य है। शिक्षा विकास का पहला कदम है। जिन आदिवासी समूहों ने शिक्षा को अपना लिया है उनकी हालत बेहतर है। मेरा नाम गणेश लाल डोंगरी है। मैं आदिवासी समूह का हूँ और मैंने नर्सरी से लगा के सीनियर तक पढ़ाई की है और 2 साल ट्रेनिंग की है। उसके बाद अध्यापक बना तो अभी फलासिया क्षेत्र के उपलासड़ा प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, जो वहाँ पे पढ़ाता हूँ। लेकिन गरसिया, सहरिया और भील आदिवासियों में औरों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति कम रुझान है। इनके गांवों में विद्यालय तो हैं, लेकिन उनकी दशा अत्यंत दयनीय है। इसमें एक तो सबसे पहली कमी तो बिल्डिंग की है कि हमारे बच्चे जैसे ना तो कुछ बिल्डिंग है ना मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों की समस्या ही समस्या है। अच्छी बिल्डिंग होती है तो उसमें अलग अलग क्लासें होती है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। सारे बच्चों को 4th क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबको एक में पढ़ाना पड़ रहा है। कि शिक्षा का स्तर हम लोगों ने जो देखा है वो चाहे सरकारी स्कूल हो या कोई केंद्र हो वो बहुत अच्छा नहीं है। हम लोगों ने एक अध्ययन भी किया था यहाँ पर विद्या भवन शिक्षा केंद्र के साथ मिलकर। उसमें भी निकल के आ रहा था कि स्कूल के बच्चों भी जो 3-4 साल से स्कूल जा रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से पढ़ और लिख नहीं पा रहे हैं। वो ना भाषा सीख पाए हैं और ना सामान्य जोड़ घटाव सीख पाए हैं अभी तक। तो स्तर पे तो प्रश्न चिन्ह है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रम नीरस और उबाऊ है। इनके स्थानीय जीवन से पाठ्यक्रम का कोई संबंध न होने के कारण बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं हो पाते। किताबों का उदाहरण दें, जहाँ पे आदिवासी बच्चों की बात की जाती है तो उनको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे वो बहुत बेचारे हों या पिछड़े हों। तो अब एक बच्चे के लिए जो स्कूल में आ रहा है, जो सीखने के लिए आ रहा है, उसको अगर ये जवाब देना है कि आदिवासी पिछड़े होते हैं तो वो अपने खुद के ऊपर टिप्पणी भी साथ साथ कर रहा है। हमारी किताबें, हमारा पाठ्यक्रम और शिक्षक भी कई बार इस बात को भूल जाते हैं और उनकी खुद की जो ज़िंदगी का अनुभव है, उनका जो इतिहास है, उसकी बहुत कम झलक पाठ्यपुस्तकों में दिखती है। एक तो गाँवों के अंदर उनको अगर वो हिंदी नहीं पढ़ना जानते हैं तो उनको अपनी भाषा के अंदर पढ़ाया जाए और अपनी भाषा में जो है थोड़े बहुत किताबों में मतलब थोड़ी भाषा अपनी भी दे दे और ताकि लड़के समझ सके और फिर वो धीरे धीरे अपने आप वैसे ही सीख जाते हैं। सावधान, सावधान। उल्लू के बाद वाला जो मुंह आता है बड़ा, उससे क्या बनेगा? ऊन। क्या बनेगा? फिर आवश्यकता इस बात की है कि उनकी जीवन शैली के अनुरूप रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम बनाया जाए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये बच्चे अपने जीवन और शिक्षा के बीच एक सामंजस्य बना पाएंगे। हस्तकला पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और नए प्रकार के प्रयोगधर्मी पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। जो शिक्षा के नाम पर नए नए जो प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, मैं इनका सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि ये
सामान्यतः जो लोग ये नीति बना रहे हैं उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़े और हमारे बच्चों को वो अध्यापक पढ़ाए जिनको खुद को अपना नाम लिखना नहीं आता है। तो इससे क्या भविष्य होने वाला है वो आप और हम सब समझ सकते हैं कि अगर जो खुद अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, खुद ठीक शुद्ध हिंदी नहीं लिखना जानते हैं, वो अगर हमें शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक कंज्यूमर बन जाएंगे, उनके एड पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत शिक्षा उनमें आ जाएगी। इससे ज़्यादा उनके भविष्य को या उनके जीवन में कोई सुधार ला सके ऐसी संभावना नहीं बनती है इस शिक्षा से। इस संपूर्ण परिदृश्य के बीच कहीं कहीं आशा की किरण दिखाई पड़ती है। इनको इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि जैसे हम लोग पहले बिना पढ़े लिखे रह गए, तो ये बच्चे अभी पढ़ जाएंगे तो हमारे थोड़े बच्चों की भविष्य सुधर जाएगी, इसलिए हम पढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा। तो इसलिए जो सरकार पैसे फेंक रही है और मास्टर लगा रखे हैं, तो हम यूँ सोच रहे हैं कि अभी हैं जो बच्चे कि 30-40 है हमारे गांव में बच्चे, तो वो बच्चे पढ़ जाएंगे आगे जाके तो इनके भविष्य सुधर जाएंगे। तो हम तो रह गए बिना पढ़े लिखे, पर बच्चे की भविष्य सुधरेगी थोड़ी बहुत। हम चाहते हैं कि जैसे हम पढ़े थे जिस तरह से, वैसे हमारे बच्चे भी पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। आदिवासी बच्चे अक्सर देखा जाए तो उनकी प्रतिभा है ना, वो मतलब आकर्षित नहीं कर सकते। क्यों? कि वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आदिवासी बच्चे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। इन आदिवासियों को यह समझना होगा कि शैक्षिक रूप से उन्हें जागरूक होना है, तभी ये महिला एवं बाल कल्याण विभाग और आदिवासी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सूचना के अधिकार का लाभ उठा सकते हैं। जहाँ तक सूचनाओं के अधिकार के संदर्भ की बात है, तो यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी लोग कहते हैं भील, गरासिया, भिलाला, डोंगरी भील या मीणा, तो उनको सूचना के अधिकारों के संदर्भ में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उनको ये पता नहीं कि हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमें यहाँ बोलना चाहिए, हमें ये हक ये मांग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चों से कम उम्र में काम कराना कच्चे फल तोड़ लेने के समान है। कच्चा फल ना तो खाया जा सकता है और ना उसमें बीज होते हैं। आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि इन बच्चों का बचपन खोने ना पाए, ये स्वस्थ रहें, इन्हें भरपूर भोजन मिले, सुरक्षा और शिक्षा मिले, ताकि ये अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकें। और जब इन्हें अपना बचपन याद आए तो लगे कि इनका बचपन वास्तव में बचपन था, बचपन कहीं खोया नहीं था।